वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है सभी का अचीवर्स जब के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि काफ़ी शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज मैं राज आप लोग के सामने 7 तारीख का जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, आज सर अनुपस्थित हैं, शिवम सर अनुपस्थित हैं, उनके एब्सेंस में मुझे लेक्चर लेने पड़ रहे हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है ना, तो कहीं भी मत जाइएगा। ठीक है, लास्ट तक रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और लोगों में शेयर भी करना है। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रेगुलर अपडेट पाने के लिए ये जो आइकन का साइन है ना, बेल आइकन का साइन, उसको ज़रूर टैप कर दे। ठीक है, ओके। तो मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मैप और डे जो है आपका मैप जो चल रहा है हर दिन, वो तो सर ही कंटिन्यू करेंगे, तो वो आज रहेगा नहीं। सीधे क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी हैज़ डिसाइडेड टू रिटेन द रिवर्स रेपो रेट एट व्हाट परसेंट ऑन 6 अगस्त 2021। तो ये जो रिवर्स रेपो रेट है उसको कितने रखने का निर्णय लिया गया है? तो ये 3.35%। तो चलिए आप लोग पहले पता होना चाहिए कि ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको वो बता। तो पहले रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट वह दर होता है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। ठीक है, वैसा दर जिस पे बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। ठीक है, बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं और रेपो रेट कम होने से मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे, जैसे कि आपका होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया और वगैरह वगैरह बहुत सारे टाइप के। ठीक है, मतलब ये मोटा मोटी समझ लीजिए कि रेपो रेट वह दर होता है जिस पर बैंक को आरबीआई कर्ज देता है। ठीक है, बैंक को आरबीआई कर्ज देता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि आपको बैंक को आरबीआई कर्ज देगा और इसमें आरबीआई को बैंक कर्ज देगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो यह वह दर होती है जिस पर कोई बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। वो रिवर्स जो रेपो रेट होता है वो बाज़ारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने का काम आती है। ठीक है, बाज़ार में जब बहुत ज़्यादा नकदी दिखाई देती है, जो नकदी पैसा होता है दिखाई देती है, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकमें उनके पास जमा करा दे। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। तो रेपो रेट में क्या हो गया? जिस पर बैंक को आरबीआई कर्ज देता है। ठीक है, और आपका रेपो रेट क्या हो गया? जिस पर मतलब सीधे इसका उल्टा समझ लीजिए, इस पर हो गया कि जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है और इसमें आरबीआई को बैंक कर्ज देता है। ठीक है, तो ये चीज़ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर देख लीजिए कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट दर को कितने प्रतिशत बरकरार रखने का फैसला किया है? तो ये जो किया है 3.35% रखने का प्रॉमिस किया। ठीक है, तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने शुक्रवार को रेपो रेट को 4% के न्यूनतम स्तर पर और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। क्योंकि जून 2021 में एमपीसी की पिछली बैठक में रेट्स में कोई बदलाव नहीं किए गए थे। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट दर में कोई बदलाव नहीं किया। ठीक है, तो ये जो है आपका रिवर्स रेपो रेट 3.35% और जो आपका रेपो रेट है वो 4%। तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखें, ये सब जो आंकड़े हैं वो आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि रिवर्स रेपो रेट कितना है, रेपो रेट कितना है, तो आप लोग वहाँ पे बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आपको रिवर्स रेपो रेट क्या था, रेपो रेट क्या था, वो सब कुछ आपको पता चल गया। ठीक है, तो मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, रिसेंटली द खेल रत्न अवार्ड हैज़ बीन चेंज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू व्हाट? ठीक है, recently the name of खेल रत्न अवार्ड has been changed by the central government to what? तो ये जो है वो आपके मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। ठीक है, जो हॉकी के जादूगर कहलाए। ठीक है, इन्हीं के नाम पे अब खेल रत्न का अवार्ड मतलब खेल रत्न का अब नया नाम जो कह लीजिए आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि हाल ही में
चर्चा में रहे भारतीय महिला हॉकी टीम के चीफ कोच कौन है जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है? हु इज़ द चीफ कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम हु हैज़ रिजाइंड रिसेंटली? तो इनका नाम है सोजर्ड मरिजेन, ठीक है, सोजर्ड मरिजेन जी हैं। ये जो है वो हॉकी टीम के चीफ कोच थे और ये जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए, ठीक है। अभी रिसेंटली आपको पता ही होगा कि हॉकी टीम में मतलब अच्छा फाइट की है, बेचारी महिला वो जीत नहीं सकी हैं, पर उनका जो मेहनत था, उनका जो त्याग था, डेडिकेशन था, वो एक अलग लेवल का था, ठीक है। और वो हमेशा इंस्पायर करता है सारे लोगों को, सारे देशवासियों को, ठीक है। अभी नहीं जीते, कभी और जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, अगर जो प्रयास करते रहें तो जरूर जीतेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो सोजर्ड मरिजने जी जो है ये अभी रिसेंटली हॉकी टीम की चीफ कोच थे जो कि अभी इस्तीफा दे दिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? अदिति अशोक हु वाज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू हिज स्पोर्ट। देखिए, ऐसे जो प्रश्न है वो प्रायः आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन होगा कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, या फिर आपका रहेगा नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो ये सब जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में आते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग को चाहिए बस ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल आपने माइंड में रखना, ठीक है। तो अदिति अशोक जी ये जो है वो एक आपके ये गोल्फ के प्लेयर हैं, ठीक है। अदिति अशोक जी जो हैं वो गोल्फ के प्लेयर हैं और गोल्फ जो है काफ़ी रईस का गेम, आपको पता ही होगा। गोल्फ जो है वो काफ़ी रईस लोग खेलते हैं, जो आपका टाइगर वुड्स का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये जो है अदिति अशोक जी जो है इनका संबंध गोल्फ से, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 डेथ इन्फॉर्मेशन पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च कोविड-19 डेथ इन्फॉर्मेशन पोर्टल? तो ये केरला के गवर्नमेंट के द्वारा डेथ इन्फॉर्मेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो चलिए, मैं केरला से बात आया कि अभी रिसेंटली केरला में इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ के सीएम कौन है और वहाँ के विधानसभा का कितना सीट है, ये सब सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका डेथ इन्फॉर्मेशन पोर्टल जो कि केरला में लॉन्च किया गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण केंद्रित कार्यक्रम शुरू किए हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च न्यूट्रिशन सेंट्रिक प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण केंद्रित कार्यक्रम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, ठीक है। राजस्थान सरकार ने नियमित योजनाओं में व्यवधान से प्रभावित महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए पोषण केंद्रित कल्याणकारी कार्यक्रम की एक श्रृंखला शुरू की है। इसकी प्रमुख बिंदु राजस्थान में महिलाओं और बच्चों को कोविड-19 महामारी के बीच एकीकृत बाल विकास सेवाओं और मध्याह्न भोजन योजनाओं जैसी योजनाओं के बाधित होने से प्रभावित है, ठीक है। तो ये जो है आपका महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण केंद्रित कार्यक्रम, ये जो है वो आपका राजस्थान में ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि हाल ही में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? रिसेंटली हु हैज़ बिकेम द 5th कंट्री टू साइन द ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? तो जर्मनी जो है वो 5वां देश बना है ISA फ्रेमवर्क समझौते को हस्ताक्षर करने वाला, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की सभी सदस्यों राज्यों के लिए अपनी सदस्यता खोलते हुए जर्मनी 8 जनवरी 2021 को लागू होने वाले संशोधन के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया, ठीक है। तो ये जो है वो जर्मनी बना है और इसका आपको पता होगा जो आपका ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसको स्टार्ट करने में इंडिया और फ्रांस का बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है। आप लोग पता ही होगा। और ये जो छठा जो मतलब आपका 8वां कंट्री बना है वो जर्मनी बना है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि किस राज्य सरकार को, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? विच स्टेट हैज रिसीव्ड 4 स्कॉच अवार्ड फॉर इट्स स्कीम अंडर द गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव? तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव के लिए जो स्कॉच पुरस्कार मिले हैं ये जो है वो पश्चिम बंगाल को मिले हैं। ये कुल 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। किन्हें मिलेगा? आपको ये देखिए ममता बनर्जी दिख रहे हैं, तो ये पश्चिम बंगाल स्टेट को 4 स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहल के लिए ये मिला है, ठीक है। तो राज्य योजना शिल्प सथी ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल ने प्लेटिनम जीता, ठीक है, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ऑटो नवीनीकरण के नामांकन प्रमाण पत्र को स्वर्ण पुरस्कार मिला, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखेगा कि जो स्कॉच पुरस्कार जो है वो आपका पश्चिम बंगाल को मिला है।
रिसेंटली इसके पहले आपका एक स्कॉच पुरस्कार कोई चीफ मिनिस्टर को मिला था, वो किस चीफ मिनिस्टर को मिला था? इस प्रश्न का आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूँ। काफ़ी शानदार प्रश्न है और आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है वो देख लीजिए कि भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? Whose appointment has been approved by the government of India as the director of Zoological Survey of India? तो डॉक्टर धृति बनर्जी जी को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 100 वर्षों में पहली बार महिला निदेशक मिली है। तो पहली बार जो है ये फर्स्ट महिला जो निदेशक हैं डॉक्टर धृति बनर्जी, बिल्कुल आप लोग याद रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये पहली महिला निदेशक बनी है और ये जो बनी है वो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक बनी है, ठीक है, डायरेक्टर बनी है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एस बाबू नारायण का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? एस बाबू नारायण पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज टू विच स्पोर्ट? तो इनका संबंध फुटबॉल से था। 2 बार ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम और बाबू नारायण का निधन हो गया। इनका जो पूरा नाम है शंकर सुब्रमण्यम है और इन्हें बाबू के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। वह 1956 और 1960 के ओलंपिक के दौरान भारत के गोलकीपर थे। फुटबॉल और बास्केटबॉल में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के अलावा नारायण भारत के सबसे विश्वसनीय गोलकीपरों में से एक रूप में उभरे थे, ठीक है। राष्ट्रीय टीम के लिए उनके दशक के लंबे करियर 1956 के ओलंपिक में भारत को चौथा स्थान हासिल करना और 1964 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करना भी शामिल है, ठीक है। तो इनका जो क्या क्या इनका काम रहा है वो आप लोग देख लीजिए। इनका और नाम जो है वो शंकर सुब्रमण्यम है और इन्हें बाबू नाम से भी पुकारते थे, ठीक है। तो इनका संबंध जो था वो फुटबॉल से था। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिए, क्या नाम इनका? एस बाबू या फिर शंकर सुब्रमण्यम बाबू, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन समझौते का ज्ञापन लागू करेगा, ठीक है। विद विच कंट्री इंडिया विल इम्प्लीमेंट MOU इन डिजास्टर मैनेजमेंट? तो आपदा कितने प्रकार के होते हैं? काफ़ी शानदार प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए होंगे। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? डिजास्टर कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर? यू हैव टू गिव आंसर, ओके। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि डिजास्टर जो है, आपदा जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में आपदा प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। भारत के प्राथमिकता आधार पर आपदा प्रबंधन लचीलापन शमन पर बांग्लादेश के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर जोर दिया है। बांग्लादेश के आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ये MOU हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हुआ है, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न नहीं है, अब क्या मतलब सारे प्रश्न की संख्या खत्म हुई। अब जो है क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना था और आप लोगों ने लाइव सेशन में दिया था, ठीक है। आज लाइव नहीं है, आज मैं अपलोडेड पहले से मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसके बाद ये अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आयरन घाटी में कितने किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू की है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ सक्सेसफुली कमीशनड हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन द आर्यन वैली लद्दाख, आर्यन वैली ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो ये जो है कुल 40 किलोमीटर आर्यन घाटी में जो है ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक शुरू किया गया है, ठीक है। ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के तरफ, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, इनका भी हल्ला हो रहा है, ये भी पढ़ना चाह रहे हैं हमसे और इन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए आप तो कमेंट नहीं करते हो। देखिए ये लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप जो पढ़ा रहे हो वो काफ़ी सही है। एटलीस्ट आप लोग भी किया करो यार, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, लाइक किया करो। क्वेश्चन क्या है वो देखिए कि किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? सनस्क्रीन जो होता है वो सन से प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, ठीक है। विच कंट्री हैज़ बैंड सनस्क्रीन कंटेनिंग कोरल डैमेजिंग केमिकल फॉर ऑल इट्स मरीन नेशनल पार्क्स? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी फिनलैंड। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को
कमेंट में देना है, ठीक है। तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, वो प्लीज़ आंसर किया कीजिए। जो मैं प्रश्न पूछा हूँ उसका भी आंसर किया कीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि यही है तो सब कुछ है, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।